अगर आपने ये नहीं देखी है अभी तक चीजें, तो आप प्लीज जो प्रीवियस बैच है, प्रीवियस क्लासेस है, उसमें जाकर के देखिएगा, तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। आज की चीजें अगर नया कोई विद्यार्थी उसको समझ में ना आए, तो वो प्लीज क्लास लेफ्ट करके प्रीवियस चीजें देख सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में आ रही है तो प्लीज कंटिन्यू रहे क्लास के अंदर। ऑब्जेक्टिविटी मतलब अनबायसनेस, अनबायस होना, कि आप जो है साइंटिफिक तरीके से डिस्कस करेंगे रिसर्च के बारे में, अपने मान्यताओं के आधार पर कुछ भी जो है नहीं बोलेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि जी योग से सब कुछ होता है, क्योंकि योग मेरे पिताजी ने बताया, मेरे दादा ने बताया, मेरे ऋषियों ने बताया, तो ऐसा मैं नहीं मानूंगा जब तक कि रिसर्च ना प्रूव कर दे। ठीक है, ये है ऑब्जेक्टिविटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता बोले तो कि अगर आपने जो रिसर्च की है उसमें क्या वो गारंटी सही है या नहीं है। अगर आपकी जो रिसर्च है वो ये कहती है कि मुझे चाहे कितना भी बार कर लो यही सेम रिजल्ट मिलेगा लगभग, तो वो रिलायबल है। अगर ऐसा कहते हैं कि अगर आपने आज रिसर्च की कुछ अलग मिलता है, कल को रिसर्च करो किसी अदर वे में मिलेगा रिजल्ट, परसों किसी अदर वे में मिलेगा, मतलब फ्लक्चुएट होगा, तो वो रिसर्च जो है रिलायबल नहीं कही जा सकती। ठीक है, वैलिडिटी की बात की जाए तो वैलिडिटी, वैधता बोले तो वो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह से संबंधित है जो आपको ये कहते हैं कि जो आप काम करने जा रहे हो वो इन इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है नहीं हो सकता है। जैसे ये कहा जाए कि जी मुझे जो है, मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है, दिल्ली जाना है, एक कमरे में बैठ करके जाना है, तो कमरे में बैठ करके क्या पॉसिबल है क्या? एक अपने रूम में बैठ करके नहीं जा सकते आप, एक गाड़ी में या बाइक पर या किसी व्हीकल पर जाएंगे, आप अपने रूम में बैठे बैठे दिल्ली नहीं जा सकते कभी भी। तो ये कहा जाए कि रूम में बैठ करके दिल्ली पहुंच गया मैं, तो ये क्या है? इनवैलिड है, या पहुंचा जाए तो इनवैलिड है। ठीक है, मतलब इंस्ट्रूमेंट आपका ठीक नहीं है, आप किसी अदर वे में जा सकते हैं। आप जैसे ये कहा जाए कि आपका बुखार मेजर करना है, तो जैसे बुखार मेजर करने के लिए थर्मामीटर, वेइंग मशीन से आपका बुखार मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, रेणु का महत्व मैम, ये है वैलिडिटी। ठीक, अब आगे आज का टॉपिक आ रहा है एक्यूरेसी। हमने ये बातें कर ली थी। एक वैलिडिटी में दो शब्द थे, एक इंटरनल वैलिडिटी था, इंटरनल वैलिडिटी, एक एक्सटर्नल वैलिडिटी था, एक्सटर्नल। इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है? जब मैं मेरी रिसर्च कर रहा हूं, अंतः तौर पर वैलिड हो, मतलब मेरी रिसर्च मुझे पता लगे कि हाँ पूरी तरह से वैलिड है, मुझे तो एटलीस्ट पता रहे। ठीक है, अगर मुझे पता है मेरी तरफ से वैलिड है, तो मैं पक्का उसको हर एक सिचुएशन में अगर अप्लाई किया, तो हर एक सिचुएशन में अगर वो अप्लाई होने योग्य है वो रिसर्च, तो वो एक्सटर्नल वैलिड होगी। ठीक है, जैसे मैं ये कहूं कि मैंने रिसर्च की, मैंने स्वयं रिसर्च की कपालभाति को किया और उससे मोटापा कम होते हुए देखा, ठीक है, और ये गारंटी ट्रू हो गया, और मैंने पूरी हर चीज को जो है कंट्रोल कर लिया, जितनों चीजों को कंट्रोल किया जाना चाहिए था, हर चीज को कंट्रोल किया, और ये पाया कि कपालभाति से ही मोटापा कम होता है, कोई और चीज नहीं है जो मोटापा कम करती है, तो ये इंटरनली वैलिड होगी और ये ट्रू भी हो गई। ठीक है, ओके। अब इस चीज को क्या मैं हर एक लोगों पर अप्लाई कर सकता हूं? दुनिया के सभी लोगों पर कर सकते हैं, तो वो एक्सटर्नल वैलिड है। अगर आप नहीं कर सकते तो वो इंटरनली वैलिड ही रहेगी। ठीक है, ये शब्द आए थे। फिर आ गया था एक्यूरेसी। आगे की चीजें सारी आसान है, नाम से क्लियर है अपने को एक्यूरेसी का मीनिंग क्या है, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। एक्यूरेसी शब्द था आपका, ठीक है, ओके। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, गारंटी ट्रू, एक तरह से एक्यूरेसी। रिसर्च में एक्यूरेसी होना अनिवार्य है क्या? हाँ जी, 100% आपको अनिवार्य है। पूरा जितना आपने जो मेजर किया, जैसे शुरुआत में हमने क्या वर्ड देखा था? ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी। जितना आपने कहते साइंटिफिक रिसर्च की, जो भी रिजल्ट आए वही बताइए, आप एक्यूरेट रिजल्ट बताइए, रिजल्ट जो है एक्यूरेट बताइए, जितना कहा गया है। आपको क्या लगता है, आपको क्या समझ में आया दीपान्विता मैम? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट उतना ही जितना कि आपको कहा गया है, जितना आपकी रिसर्च शो करती है, उतना ही एक्यूरेट टू द पॉइंट आप रिजल्ट शो कीजिए, न कि अपनी मान्यताओं के आधार पर। ठीक है, ये सेम वैसा ही हो गया। तो यानी कि ऑब्जेक्टिविटी के कारण ही या एक्यूरेसी के कारण ही ऑब्जेक्टिविटी रहती है, या ऑब्जेक्टिविटी के कारण एक्यूरेसी रहती है। तो एक्यूरेसी, डाटा को एग्जैक्ट अपना जितना है उतना शो करना। ठीक है, मैक्सिमम आपको करेक्ट रहना होता है, टू द पॉइंट। तो क्या शब्द को थोड़ा पढ़ लेंगे ताकि हमारे एग्जाम में क्या बात बनती है वो देखेंगे। देखो ध्यान से, कविता कुमावत मैम, हमें जो है पेपर 1 को और पेपर 2 दोनों को अंडरस्टैंड भी करना है। अंडरस्टैंड करने के बाद में हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें से जो बात, जो टर्म एज इट इज आ सकती है, वो समझने के लिए हमें बुक को पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों के पास में लेटेस्ट बुक होनी चाहिए, ठीक है, 7th एडिशन की अभी है, पियर्सन की, या उसके अलावा कोई अदर बुक हो सकती है। एक्यूरेसी इन रिसर्च इज अ रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स, रिसर्च की खासियत है, दैट प्रोवाइड्स अ वे टू नो हाउ क्लोज आर द सैंपल पैरामीटर्स। ठीक है, कि जो आपने सैंपल लिए हैं वो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जैसे
एक गोदाम है, गेहूं का गोदाम, गेहूं का गोदाम, ठीक है, गेहूं या चावल का गोदाम है, ठीक है। गेहूं का गोदाम जो है उसमें गेहूं रखी है, बोरियां बहुत सारी। अब वो खराब हो गई या नहीं होगी, तो आप क्या करते हैं, सारे गोदाम की एक एक गेहूं के कणों को तो नहीं चेक करेंगे, क्या करेंगे, ये थोड़ी सी गेहूं ले लेंगे, ठीक है, 5-6 जो बोरी है उनमें से आप क्या करेंगे, थोड़ी सी गेहूं ले लेंगे, 2 केजी गेहूं निकाली हर जगह से लेकर के, ठीक है, उनको चेक किया कि वो ओके है, तो ये ओके है, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं कि वो टोटल गोदाम भी ओके है, ऐसा ही। तो जो गोदाम था वो क्या हो गया, हमारी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, ठीक है। और ये थोड़ा सा हमने जो चेक किया वो क्या है, हमारा सैंपल। ये कहते हैं सैंपल जो है वो पॉपुलेशन को डिफाइन करना चाहिए। अब ये जो सैंपल लिया आपने वहीं से लिया है क्या, हाँ जी वहीं से लिया, क्या वो डिफाइन कर रहा है पॉपुलेशन को, बिल्कुल सेम। दूसरा, एक दूसरा एग्जांपल, आदमी प्रियंका पाटीदार मैम, आप तक मेरी आवाज तो आ रही है ना, प्रियंका पाटीदार जी ध्यान से सुनना, देखो ठीक है। अभी या तो आपने कुछ खाना बना लिया होगा घर में, या बनाने वाले हैं, तो बनाएंगे तो आपने कुकर यूज किया होगा कभी ना कभी सभी ने, या कुछ भी पतीला वगैरह यूज करते हैं, उसमें चावल डालते हैं आप, चावल, ठीक है, चावल डाला। अब चावल को पकाना है गीता मिश्रा मैम, चावल को पकाना है, तो पकाते पकाते अब एक मां जो है वो चेक करती है कि चावल बन गए या नहीं बन गए, पतीले में है ना, ऐसे चेक करते हैं कि चावल जो है बने या नहीं बने। तो क्या करते हैं आप, एक चम्मच लेते हैं, उस पतीले के अंदर डालते हैं, और उसमें से 2-4 जो दाने हैं चावल के निकाल करके चेक करते हैं हथेली से, हाँ अभी बन गए या नहीं बने, ऐसे करते हैं। तो वो चावल आपने कहां से लिए, इस पॉपुलेशन से, मतलब समग्र, ठीक है। पॉपुलेशन मींस नॉट ओनली जनसंख्या, पॉपुलेशन मींस जहां से देव चौहान साहब आप अपना डाटा लेते हैं, ठीक है। सैंपल, सैंपल में क्या लिए आपने, 4-5 जो है दाने निकाल लिए उसमें से चावल के, और उनको चेक किया। जो चेक किया, जिस पर आपने रिसर्च की कि ये पके या नहीं पके, वो तो हो गया आपका सैंपल। और जिस जगह से लिया वो पॉपुलेशन। तो ये सैंपल आप कहां से लोगे, जो चावल पकने के लिए रखे वहीं से तो लोगे, न कि उस जगह से जो चावल आपके घर में स्टोर रूम में रखे हुए हैं पैकेट में, वहां से जाके चेक नहीं करोगे कि मैं चावल बने या नहीं बने, मैं चेक करके आता हूं मेरी बोरी में चावल पक्का या नहीं पका, वो तो गलत हो जाएगा ना। सैंपल वहां से तो नहीं ले सकते, सैंपल वहीं से लोगे जहां से आपका सैंपल जो है आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसी पतीले में से लेना पड़ेगा अगर आपको यही पतीले वाले चावल चेक करने हैं तो। यही है एक्यूरेसी, कि आपका सैंपल जो है आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। पता लगे मैंने चावल चेक करने हैं कि मेरे पतीले में बने या नहीं बने, ठीक है, ए नाम का भी ये पतीला है, इसमें चावल पके या नहीं पके गैस पर रख रखा है, परंतु मैं क्या करता हूं, मैं सैंपल ले लेता हूं कहीं और से, एक पतीले बी से, ठीक है, बी से ले लेता हूं और कह देता हूं ए के बारे में, क्या ये सही होगा, गलत हो जाए, एक्यूरेसी नहीं होगी। तो सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। बात समझ में आई, रेणुका महतो मैम प्लीज कंफर्म करिए। प्रियंका पाटीदार मैम, कमेंट बॉक्स है आपके पास में, कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको अगर नहीं पता है तो चीजें लिख सकते हैं वहां पर, ठीक है। ओके अंजलि मैम, ठीक। तो यही ये कहते हैं एक्यूरेसी मींस, रिसर्च कहते ये कहती है कि आपने जो सैंपल लिया है अपना, ठीक है, जो भी सैंपल लिया है वो आपकी पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे मिलता जुलता हो, पॉपुलेशन से मिलता जुलता होना चाहिए, उससे दूर नहीं। सो एक्यूरेसी मींस हाउ प्रिसाइजली द मेजर्ड वैल्यू और फाइंडिंग्स रिफ्लेक्ट द रियल और ओरिजिनल वैल्यूज, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब यह है कि आपकी जो वैल्यूज है, जो भी आपने मेजर की है, अंत में मापन किया है, ठीक है, सैंपल लिया है पॉपुलेशन से, वो बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, या जो वैल्यूज फाइंड की है वो ओरिजिनल वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करे, शो करे, ओरिजिनल वैल्यू को, ठीक है, उनको जो है शो करे। ओके, बाय मेजरिंग द एक्यूरेसी ऑफ द रिसर्च, researchers can prove that research is generalizable, reliable and valid। अगर आप एक्यूरेसी रखोगे अपनी रिसर्च में तभी तो वो जनरलाइज कर पाओगे, उसको सबको कह पाओगे कि जी मैंने ये कहा कि जी ये पश्चिमोत्तानासन करोगे तो पेट आपका पतला हो जाएगा, ये मैंने गारंटीड बहुत ही अच्छे से एक्यूरेसी के साथ में मेजर किया है, ठीक है। तो वो सब पर अप्लाई कर सकते हैं आप, जनरलाइज, वो विश्वसनीय भी होगा, अगर आप एक्यूरेट टू द पॉइंट करेंगे रिसर्च तो विश्वसनीय होगा, और वो वैलिड भी होगा क्योंकि आपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को ढंग से फॉलो किया है। अगर एक्यूरेसी नहीं होगी तो फिर गारंटी नहीं कि सच में वही सेम रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है, सच में सब पर वो अप्लाई होगा या नहीं होगा, तब दिक्कत हो जाएगी। तो एक्यूरेसी एक तरह से आपकी जनरलाइजेबल, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को प्रमाणित करती है, ठीक है। अगली बात, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है, फिर से विश्वसनीयता। आपने रिसर्च की, ठीक है, रिसर्च की, अब वो विश्वसनीय है या नहीं है, विश्वसनीय है या नहीं है, कब कहेंगे, जब रिसर्च को आप करेंगे और रिसर्च को किया और वो रिसर्च जो है आपके सैंपल
पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉपुलेशन से लिया है, ठीक है। और रिसर्च की, उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट आपने सही से यूज किए प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर वैलिडिटी अच्छे से प्रॉपर चेक की है, ठीक है, रिलायबल भी है। तो आपकी एक तरह से जो रिसर्चर है वो क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है, ठीक है। उस केस में आप कहते हैं कि ये रिसर्च जो है एक तरह से वैलिड है, जनरलाइज की जा सकती है और टू द पॉइंट है, बोले तो सैंपल जो है पॉपुलेशन से लिया गया है उस रूप में। और जो डेटा आपने लिया है, डेटा, ठीक है, डेटा वो ओरिजिनल है, ठीक है, या कुक किया गया है, कुक एक है ना शब्द होता है कुक, डेटा कुकिंग। डेटा कुकिंग में क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई पीएचडी करनी है या मुझे रिसर्च पेपर लिखना है और मैंने सैंपल ले लिया कि सपोज करो फीमेल्स होती हैं, उनके प्रेगनेंसी में योग का इफेक्ट। अब यहां पर ये प्रेगनेंसी में लिया आपने, आपको जो है 4 से 5 महिला भी प्रेग्नेंट मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, योग के लिए, रिसर्च के लिए उनको इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में जो है दिक्कत होती है बहुत ज्यादा, ठीक है, आप उनको योग नहीं करवा सकते। और क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो उनकी देखरेख करनी पड़ती है आपको अच्छे से, तो उन पर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो इस केस में अब एक रिसर्चर क्या करता है, डेटा को इमेजिन कर लेता है, कुक कर लेता है, एक महिला के आधार पर या फिर अपनी बातों के आधार पर डेटा बना लेता है वो कि ये इफेक्ट आया और ये रिसर्च का इंपैक्ट हुआ, ठीक है। या फिर कहीं से जैसे हॉस्पिटल में गए, वहां पर प्रेग्नेंट महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, वहां से जो है डेटा उन्होंने ले लिया, ठीक है, ओके, या कैसे कैसे इनकी दिक्कत होती है और क्या इनका सॉल्यूशन होता है वगैरह ले लिया। एक तो आपने खुद एक्सपेरिमेंट करवाया, ठीक है डॉक्टर गोगावत सर, एक तो आप खुद एक्सपेरिमेंट करवाएंगे किसी को, वो तो हो गया आपका प्राइमरी डेटा, प्राइमरी। एक है आपका सेकेंडरी डेटा, जब आप एक्सपेरिमेंट खुद नहीं करवा रहे, कहीं और से आपने डेटा ले लिया है। तो जितना ज्यादा एक रिसर्चर खुद रिसर्च करेगा, खुद डेटा लेगा विदाउट कुकिंग, कुकिंग बोले तो कहीं से लेना नहीं है, खुद क्रिएट नहीं करना है, इमेजिन नहीं करना है, आप जितना ओरिजिनल डेटा लोगे उतना ज्यादा आपकी रिसर्च क्या होगी, विश्वसनीय होगी, विश्वास योग्य होगी, करने योग्य। अदरवाइज तो है ना, आपने ये कहा कह दिया कि जी ये है ना रिसर्च का डेटा, मैंने वो फला फला एक बहुत अच्छा रिसर्चर है उसके डेटा से लिया मैंने ये रिसर्च, ठीक है, उसके वहां से मैंने डेटा लिया है, तो उसकी विश्वसनीयता कम हो जाएगी। जितना प्रामाणिकता से आपका डेटा लिया जाएगा उतना आपका प्रामाणिकता से क्या होगा, रिसर्च क्रेडिबल होगी, सिंपल। तो क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी कहते हैं इट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ बेस्ट वेलस्प्रिंग ऑफ डेटा एंड बेस्ट टेक्निक्स इन द एक्सप्लोरेशन। कि आप जब रिसर्च करते हैं तो सबसे बेस्ट तो आप डेटा लीजिए टेक्निक से, और बेस्ट टेक्निक्स अपने रिसर्च में जो भी यूज कर सकते हैं बेस्ट से बेस्ट यूज कीजिए, सर्वोत्तम सोर्स, ठीक है, सर्वोत्तम सोर्स डेटा वो लीजिए, ठीक है, न कि किसी अन्य सोर्स से आप लीजिए। सेकेंडरी डेटा मत लीजिए, प्राइमरी पर फोकस कीजिए। अगर आपको प्राइमरी नहीं मिल रहा है तो सेकेंडरी लीजिए, तो सेकेंडरी लीजिए, ठीक है, ओके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये डेटा को भी चलो आगे आएगा शब्द, पहले मैनेज कर लेते हैं एक बार। डेटा दो शब्द होते हैं, एक होता है प्राइमरी शब्द, प्राइमरी डेटा बोलते हैं, प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी को प्राथमिक बोलते हैं, सेकेंडरी को द्वितीयक बोलते हैं, ठीक है, दूसरे स्तर का। सपोज करो मुझे जो है एक बच्चे की नॉलेज चेक करने की, उसको कितना आता है और कितना नहीं आता, उसकी जीके कितनी स्ट्रॉन्ग है ना, उसकी जो ब्रेन कितना स्ट्रॉन्ग है, ऐसे समझते हैं। एक तो तरीका ये है कि मैं उससे खुद बातें पूछूं, है ना, क्वेश्चनर फिल करवाऊं उससे, खुद खुद मैं चेक करूं नया नए तरीके से। एक सेकेंडरी हो सकता है कि मैं उसके टीचर से जाके पूछूं, बच्चे से मैं पूछूंगा नहीं, टीचर से पूछूं, उसके पेरेंट्स से पूछूं, उसके फ्रेंड से पूछूं, उसकी मार्कशीट देखूं, ठीक है। अब ये क्या है, ये डाटा मैंने कभी कलेक्ट नहीं किया, टीचर जो है वो अपने स्तर पर बताएगा, अपने तरीके से एक्सप्लेन करेगा, उसके पेरेंट्स जो वो अपने तरीके से बताएंगे, वो अलग तरीके से बुद्धिमत्ता मानते हैं, उसके फ्रेंड्स अलग तरीके से बुद्धिमत्ता मानते होंगे उसकी, ठीक है। मार्कशीट हो सकता है बायसनेस के साथ में अलग आ गई। ये डाटा मैंने क्रिएट नहीं किया, ये डाटा मुझे ऑलरेडी मिला है, सेकेंडरी डाटा है सारा का। अगर मैं खुद उसको चेक करूंगा किसी क्वेश्चन को देकर के, किसी अन्य चीज के द्वारा खुद मेजर करता हूं, तो वो प्राइमरी है। सेम वैसे ही समझ लो कि किसी व्यक्ति की हाइट मेजर करनी है आपको, हाइट, एक तो मैंने पूछ लिया कि बताओ भाई आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, बच्चे से, उससे खुद से पूछ लूं या पेरेंट्स से पूछ लूं, किसी से पूछ लिया, वो तो क्या सेकेंडरी, क्योंकि मैंने खुद नहीं की उसकी चेकिंग। और एक मैं मेजर टेप लूं, है ना, जो हाइट मेजरिंग टेप होता है, उस टेप से लूं खुद, और खुद उसकी हाइट को मेजर करूं, तो वो प्राइमरी होगा।
तो जब मैं एज ए रिसर्चर खुद अगर मेजर कर रहा हूं तो ज्यादा विश्वसनीयता है, किसी दूसरे से पूछूंगा हो सकता है वो थोड़ा सा कम विश्वसनीय हो या गलत भी हो सकता है, कहीं ना कहीं त्रुटि की संभावना होती है। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी, तो इसका मतलब आपका ज्यादा विश्वसनीय डाटा कौन सा है, सेकेंडरी या प्राइमरी, बताओ। प्रियंका पाटीदार मैम, हाँ ना, में जल्दी से जवाब दो। आप ज्यादा विश्वास किस डेटा पर करोगे? आपको रिसर्च करनी है, रिसर्च में क्रेडिबिलिटी रखनी है, रिसर्च में, ठीक है, क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है, मतलब विश्वसनीयता बढ़ानी है, तो कौन सा डेटा ज्यादा यूज करेंगे? डॉक्टर गोगावत सर, सिंपल सी बात है, प्राथमिक जो रिसर्चर खुद कलेक्ट करेगा वही ज्यादा विश्वसनीय है। सेकेंडरी में तो हो सकता है सही हो, है ना, जब हमें प्राइमरी नहीं मिलता है तो हम सेकेंडरी पर ही जाते होते हैं, ठीक है, वही चाहिए होता है जब प्राइमरी नहीं मिल रहा। जैसे मैंने प्रेग्नेंट लेडी का बताया, मुझे प्रेग्नेंट लेडी 50 प्रेग्नेंट लेडी चाहिए, उनके बारे में मुझे चर्चा करनी है, डिस्कस करनी है, तो नहीं मिल सकता मुझे एक्चुअल डाटा, तो मैं हॉस्पिटल्स में जाऊंगा जहां पर प्रेगनेंसी की डिलीवरी होती है वगैरह वगैरह, वहां से लूंगा डाटा सेकेंडरी, बट वो ज्यादा विश्वसनीय नहीं है, ठीक है, प्राइमरी ज्यादा होता है। हाँ, जब प्राइमरी आपको मिलने का चांस ही नहीं है, तब ऑब्वियस ही बात है आप सेकेंडरी पर जाते हो और फिर उसमें आप एरर एक काउंट कर लेते हो, एरर, ठीक है, वो तो आप मान के ही चलते हो लास्ट में। तो खैर पॉइंट पर आते हैं फिर से, तो कहते हैं जितना बेस्ट टेक्निक बेस्ट डेटा लोगे उतना ज्यादा आपकी क्रेडिबिलिटी होगी। क्रेडिबिलिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ रिसर्च अकाउंट इज बिलीवेबल एंड एप्रोप्रिएट। कहते हैं क्रेडिबिलिटी क्या है कि आपकी जो रिसर्च है वो कितने स्तर तक आपकी बिलीव करने योग्य है, कितनी एप्रोप्रिएट है, विद रेफरेंस टू द लेवल ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टिसिपेंट एंड द रिसर्चर। जो पार्टिसिपेंट बोले तो जो डेटा देने वाला है उसमें और जो रिसर्चर है उनके बीच में एग्रीमेंट से पता लगता है ये, ठीक है, ओके। नहीं नहीं गीता मिश्रा मैम, सेकेंडरी एंड कुकड नोट सेम। सेकेंडरी डेटा भी हम कहीं ना कहीं से टीचर से लेंगे। कुकड का मतलब क्या है? जैसे कुक करना, कुक मतलब पकाना, खुद ही बना लिया डेटा, ठीक है, खुद मतलब अब जैसे मुझे करना है 500 बच्चों पर योग करवाने का इफेक्ट देखना है, ठीक है, उनके मानसिक शांति मिली या नहीं मिली, सपोज करो ऐसा, ठीक है, उनके बिहेवियर में चेंज आया नहीं आया, तो ए बच्चा था उसका एग्रेशन लेवल था 20, ऐसा कोई क्वेश्चनर किया मैंने, 20 था, ठीक है, और वो क्वेश्चनर कहता है कि अगर आपका एग्रेशन कम होता है, ठीक है, तो एक तरह से आप कूल हो जाते हैं, सब बच्चों से अच्छा मित्रतापूर्वक व्यवहार हो जाता है, तो आपका मैत्रीपूर्ण व्यवहार जो है बढ़ गया, आफ्टर बढ़ गया 30, ऐसा मुझे पता है कि पॉजिटिव हो जाते हैं। तो मैं क्या करता हूं, अब मैं ना तो किसी बच्चे के पास जाता हूं, ना किसी माता पिता के पास गया, किसी से नहीं पूछा, मैंने क्या किया, एक रफ शीट ली, उसमें भर दिया नाम, है ना, राम, उनका भर दिया, इनका जो है 10 पहले था और बाद में 40 हो गया, फिर बाद में ऐसे श्याम, इनका 5 पहले था 15 बाद में हो गया, ऐसे अपने आप इमेजिन कर लेना, खुद से ही बना लिया, खुद से ही, वो है कुकिंग। कुकिंग मतलब बिल्कुल ही बुरी चीज है, अच्छी चीज नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है, अपने घर बैठे बैठे आप कर लेते हैं, वो है कुकिंग। सेकेंडरी में फिर भी आप किसी न किसी से जाकर के पूछेंगे, एक्चुअल डाटा लेने की कोशिश करेंगे, बट कुकिंग में किसी से कोई मतलब नहीं है, घर पर बैठ के एक कमरे में बंद हो गए और वहीं पर इमेजिन करने लगे कि किसी व्यक्ति की हाइट जो है ताड़ासन करवाने से पहले 5 फुट थी, मैंने ताड़ासन करवाया 6 फुट हो गई, है ना, किसी की इतनी थी और 8 फुट हो गई, बस ये है कुकिंग, समझे? हाँ, मनगढ़ंत कुकिंग, मनगढ़ंत, डन, ठीक है। हालांकि कुकिंग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, कुकिंग करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है, कुकिंग करने का भी एक तरीका होता है, ओके, वो नीड होती है जब की जाती है, नॉर्मली नहीं करनी चाहिए, गलत चीज है ये, ओके। तो क्रेडिबिलिटी समझ गए, विश्वसनीयता, बिलीवेबल और अप्रोप्रिएट हो जाती है रिसर्च अपनी, ठीक है, पार्टिसिपेंट और रिसर्चर के बीच का एग्रीमेंट होता है, ठीक है, इट हैज टू बी ए ट्रेड ऑफ बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा से मतलब है इसका कि आप प्राइमरी करोगे तो ऑब्वियस बात है क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, सेकेंडरी करोगे तो थोड़ी कम होती है, थोड़ी कम होती है, ऐसा नहीं कि आपकी मानी ही नहीं जाएगी रिसर्च, सेकेंडरी भी डाटा लिया जाता है जब प्राइमरी आपको मिलने के चांस ही नहीं है तब, बट कोशिश करो प्राइमरी पर फोकस होने की, ठीक है, ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़े रिसर्च की, ओके, शब्द क्लियर। फिर आता है एम्पिरिकल। एम्पिरिकल को हिंदी में अगर देखें हम, एम्पिरिकल क्या मतलब होता है? प्रयोग से या व्यवहारिक लगा लो, प्रयोग करना, एक तरह से प्रयोग करना, ठीक है, जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करोगे। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट बोले तो एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं, जिसमें आप कोई भी वेरिएबल होते हैं आपके, वेरिएबल, वेरिएबल वो बोलते हैं जिनको वेरी करते हैं, वेरी, वेरी मतलब जिनमें चेंजेस आता है, जैसे मैं ए है, ए की वैल्यू 5 है ना, ए की वैल्यू 5 है, तो ये ए है, ए मेरा वेरिएबल है, ए अगली बात हो सकता है ए की वैल्यू मैं 6 बता दूं, ए की वैल्यू हो सकता है मैं 8 बता दूं, ठीक है, तो ए हर बार चेंज हो रहा है मेरा, तो ए क्या है, मेरा वेरिएबल है, ठीक है। सेम ऐसे ही मैं ये कहूं कि योगा प्रैक्टिस कोई भी चीज है,
योगा प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे मिल्क, मिल्क से हाइट पर क्या इंपैक्ट आता है, हाइट पर, ठीक है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, या कोई इंपैक्ट ही नहीं आता। मिल्क, मिल्क और हाइट, इनकी जगह मैं कुछ और भी ले सकता हूं। मेरा मन है आज ताड़ासन लेने का, ताड़ासन की जगह पर मैं हाइट चेक कर सकता हूं, तो मेरा हाइट, ताड़ासन बदल गया मिल्क की जगह। हो सकता है मैं हाइट की जगह ताड़ासन एंड बैक पेन ले सकता हूं, बैक पेन बढ़ता है या घटता है, मेरी मर्जी है, चेंज कर सकता हूं। यही होते हैं वेरिएबल। क्लियर है देव चौहान साहब? ओके डन, थैंक यू सो मच देव जी। तो वेरिएबल है, वेरी करते हैं, चेंज हो सकते हैं। अब जहां पर हम वेरिएबल यूज करते हैं तो वहां पर हम उनका इंपैक्ट देखते हैं। जैसे मिल्क का इंपैक्ट हाइट पर क्या है, तो मिल्क क्या है मेरा, इंडिपेंडेंट, मिल्क तो मिल्क ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। हाँ, गाय भैंस का जो लेना है वो अलग बात है, वो एक ही रहेगा मिल्क, उसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला। अब हाइट में उससे चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये डिपेंड करता है मिल्क पर, डिपेंड करता है मिल्क आपने पिया या नहीं पिया, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक होता है डीवी डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट, आईवी बोलते होते हैं। शब्द क्लियर? फिर से और एग्जांपल देता हूं, कपालभाति, कपालभाति, ठीक है, इससे इंपैक्ट है, कपालभाति तो चेंज नहीं होगा। आपने जो विधि डिस्कस कर दी कि मैं कपालभाति का मतलब है कि 1 सेकंड में सांस छोड़ना, या कोई कह देगा कि मेरी कपालभाति का मतलब है कि 2 सेकंड में सांस छोड़ना, या कोई एक तीसरा व्यक्ति आएगा कि मेरी कपालभाति के अकॉर्डिंग मतलब है सांस छोड़ना ही नहीं है। वो जो आपने डिफाइन कर दिया वो कपालभाति सेम रहेगा। आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक इसका इफेक्ट देखना है किस पर, सर मुझे जो है हेडेक पर देखना है, हेडेक पर देखना है, ठीक है, ओके। तो ये क्या है, हेडेक मेरा डिपेंड करता है कपालभाति पर, करेंगे तो क्या इंपैक्ट आएगा उस पर डिपेंड, डीवी, ठीक है, आईवी और डीवी। जहां पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कुछ ना कुछ इंपैक्ट देखने की कोशिश करते हैं, प्रभाव देखते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, हमारा एम्पिरिकल रिसर्च होती है। इसमें हमें कुछ चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे कपालभाति से हेडेक पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक व्यक्ति का सिर दर्द हो रहा था, हमने कपालभाति कहते करवाई और देखो सिर दर्द ठीक हो गया। अब गारंटी है क्या कपालभाति से ही सिर दर्द ठीक हुआ है? क्या पता उसको गैस बनी होगी हो, उसको आपने चेक किया, नोट किया था, वो गैस ठीक हो गई, कपालभाति से कुछ इंपैक्ट ही ना आया हो, ठीक है, वैसे ही वहम हो गया हो। या हो सकता है उस व्यक्ति ने आपसे चोरी छुपे टेबलेट ले ली हो कोई, ठीक है, पेन किलर, तो उसका ठीक हो गया और आपने कह दिया कि कपालभाति से ठीक हुआ है। तो अदर जो फैक्टर है उनको कंट्रोल भी करना पड़ता है आपको। कंट्रोल क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है कि आपकी चीज जो आप देना चाह रहे हैं उसी का ही रिजल्ट आपको दिखे, न कि किसी दूसरी चीज का रिजल्ट आ जाए, ठीक है, जो आपने किया उसी का रिजल्ट आए, ठीक है, अन्य चीज का ना हो। सेम ऐसा ही है ये कि जैसे मैं जैसे आज के टाइम में एक बात कही जाए कि हमने तो पहले ही कहा था कि राम मंदिर बनेगा ही बनेगा, ठीक है, तो हमने कहा था, क्या तुम्हारे कहने से बना है क्या? ठीक है, अगर कोई ये व्यक्ति कहे कि किसी ने कहा, एक्स व्यक्ति ने कहा कि राम मंदिर बनेगा, ठीक है, किसी ने कहा था, तो क्या उस एक्स के कहने पर बना है? ये रिसर्च तो ऐसे हो जाएगी, गलत हो जाएगी फिर तो। कहते इसका मतलब बाद में कुछ अदर फैक्टर हैं, कंट्रोल फैक्टर, आंदोलन, ठीक है, बहुत सारे जो है सेवा, कार सेवा वगैरह सारी चीजें, इतनी सारी चीजें, वो क्या है, अगर उनको हम कंट्रोल कर लें, कंट्रोल मतलब उनको नए होने दें, तो ये एक्स नाम का व्यक्ति अगर कहता है कि राम मंदिर बनेगा तो क्या बन जाएगा क्या? ठीक है, तब अगर नहीं बन रहा इट मींस ये एक्स का इंपैक्ट नहीं है मंदिर पर, ये इन चीजों का इंपैक्ट है, कंट्रोल फैक्टर्स का इंपैक्ट है, ठीक है, ये है कंट्रोल वेरिएबल। समझ गए कि जिनके कारण रिजल्ट आता है या चेंज हो जाता है, इन्फ्लुएंस होता है हमारा, उनको कंट्रोल करना चाहिए, फिर हम एक्चुअल में पता कर पाते हैं कि हमारी रिसर्च जो हम करना चाह रहे हैं वही है या किसी अदर वे में है। ओके, देखो सर, कहते इंपीरिकल रिसर्च, इंपीरिकल रिसर्च प्रयोग सिद्ध अनुसंधान बोलते हैं हिंदी में, इज द रिसर्च बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, आपने कपालभाति को ऑब्जर्व किया करवा के, उससे हाइट पर, हेडेक पर क्या इंपैक्ट है उसको मेजर करेंगे, और फिनोमिना कोई भी घटना आदि होती है, ठीक है, एज डायरेक्टली एक्सपीरियंस बाय द रिसर्चर, जो रिसर्चर है वो एक्सपीरियंस करता है उन चीजों को, ठीक है, मतलब एक तरह से मेजर करता है उन चीजों को। द डेटा, जो भी डेटा है, thus gathered may be compared against a theory और hypothesis। जो डेटा आपको मिलेगा वो आप कंपेयर करते हैं। जैसे आपने क्या किया, आपने एक व्यक्ति, एक 50 व्यक्ति लिए, 50 व्यक्तियों को दो ग्रुप में बांट दिया, 20 का सेट कर दिया, ठीक है, 25-25 का कर दिया, दो ग्रुप में बांट दिया सपोज। एक व्यक्ति को आपने कपालभाति करवाया, एक व्यक्ति को आपने कपालभाति नहीं करवाया, ठीक है, आपने आफ्टर, ये तो हो गया बिफोर, बिफोर डेटा हो गया। बिफोर ये समझ लो कि उनकी हाइट, ऐसे इमेजिन कर रहा हूं मैं, ठीक है, उनकी हाइट जो है सपोज करो 5 फीट थी,
सभी की ऑन एन एवरेज। जब आपने कपालभाति करवाया, ठीक है, और एक को नहीं करवाया, कपालभाति करवाया, तो उन जो ग्रुप जिनकी हाइट आपने करवाया था, इनकी 5 फीट एवरेज थी, इनकी 5 फीट थी, तो इधर कपालभाति करवाया तो आपने 1 ईयर बाद में चेक किया कि जिनको हमने कपालभाति करवाया तो उनमें जो है हाइट लगभग 5.5 फीट के आसपास एवरेज हो गई सभी की, ठीक है। बट जिनको कपालभाति नहीं करवाया गया उनकी हाइट भी तो बढ़ेगी, नेचुरली बढ़ती है सभी की, उनकी हाइट कहते 5.3 इंच के आसपास, फीट के आसपास ही रही, ठीक है, एवरेज। तो इसका मतलब कपालभाति से ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला है, ठीक है, 0.2 का इंक्रीज मिला है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। तो हम कहेंगे जी कपालभाति कोई इंपैक्ट आता है। तो हमने मेजर किया, इसमें ऑब्जर्व भी करवाया, उनको मेजर किया, डाटा इंफॉर्मेशन जो है जितनी भी हमने गैदर की और उनका कंपैरिजन किया और बताया कि हमारे रिजल्ट जो हमने क्रिया करवाई है उसका इंपैक्ट है या नहीं है। ऐसा ही होता है, ठीक है। तो सेम, तो डाटा थस गैदर्ड बाय, कहते गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं और कंपेयर करते हैं कोई थ्योरी या हाइपोथेसिस जो हमें ऑलरेडी हमें पता है, कल्पना पता है कि कपालभाति से चेंज होगा या नहीं होगा, उसको मद्देनजर रखते हुए हम कंपेयर करते हैं। बट द रिजल्ट्स आर स्टिल बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस। रिजल्ट जो होते हैं हम रियल लाइफ से जोड़ करके बताते होते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में आए हैं उसी से जोड़ के बताते हैं, इमेजिनेशन नहीं होती, जैसे डाटा कुकिंग नहीं करेंगे, जो रियल में आया डाटा वही बताएंगे, ठीक है, अनरियल नहीं बताएंगे, इमेजिनेशन नहीं बताएंगे। Empirical research is defined as any research where conclusion of the study are strictly drawn from concretely empirical evidence। कहते हैं empirical research वो है जिसमें आप concretely मतलब पक्के तौर पर आप एक्सपेरिमेंट करते हो, अच्छे से जो कुछ ना कुछ प्रयोग आदि करते हो, उसके आधार पर कोई आप निर्णय निकालते हो, वही होता है, ठीक है, कंक्लूजन। और इमेजिनेशन नहीं होती इसमें कि आप अपने मन गढ़ंत बैठ करके कुछ ऐसे बना रहे हो कि शायद ओंकार की 4 मात्रा कहने का मतलब है कि ओंकार जो है 3 तरीके से मुड़ा हुआ है, एक 3 ये हो गया और चौथा ये हो गया, ऐसा इमेजिनेशन होगी। ये इंपेरिकल तो नहीं हुआ, ठीक है। जब उपनिषदों में हम पढ़ते हैं डॉक्टर गोगावत सर कि ओंकार की कहीं पर 4 मात्राएं कहीं पर 12 हैं, तो उसके बारे में आप कभी एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे, आप इमेजिनेशन नहीं करोगे, मतलब थ्योरेटिकल ही होगी वो तो हमेशा, ठीक है। तो ये नहीं है इंपेरिकल। इंपेरिकल क्या है, जिसमें आप कंक्लूजन निकालोगे कंक्रीट ठोस चीजों से, बोले तो इंपेरिकल एक्सपेरिमेंट आदि करके आप जो है, ठीक है, आप अपना प्रयोग आदि करके जो आप रिजल्ट निकाल रहे हो वही। देयरफॉर वेरीफाइबल एविडेंस, तो इनको आप बार बार चेक कर सकते हैं। सपोज करो मैंने आज निकाल दिया कि कपालभाति से हेडेक ठीक होता है, इसको बाद में कोई नया रिसर्चर आए तो उसको वेरीफाई कर सकता है, बोले तो रिलायबल होनी चाहिए, ठीक है, इंपेरिकल रिलायबल होती है, ठीक है। इंपेरिकल एविडेंस कैन बी गैदर्ड यूजिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, इंपेरिकल को दोनों तरीकों से कर सकते हो, ठीक है, इंपेरिकल में। ओके, ये एग्जांपल हो गया, इसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। सिस्टमैटिक रिसर्च हमेशा सिस्टमैटिक होती है, अनसिस्टमैटिक कभी नहीं होती। ये हमने पहले रिसर्च की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वहां पर देख लिया था। सिस्टमैटिक टू द पॉइंट, सिस्टमैटिक चलते हैं, इमेजिनेशन बिल्कुल नहीं होती। फॉर एन एक्सप्लोरेशन टू बी पावरफुल इट मस्ट बी डेलिब्रेट, है ना। ये रिसर्च जो कहते हम करते हैं वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए, क्रमशः होनी चाहिए, ठीक है। और आप ऐसी कुछ घटना हो रही है उस पर नहीं कर सकते, आप स्पेशली करते हो, उसको ऑर्गेनाइज करते हो, डेलिब्रेट खुद करते हैं आप। इट इज द मेन वे टू डील विद एम्बेरेंस एनी एग्जामिनेशन वर्क एंड ईच प्रोग्रेशन मस्ट परस्यू द अदर। कहते जब आप एक कार्य करते हो, जैसे आपने कपालभाति किया, ठीक है, तो उसका कुछ इंपैक्ट आना चाहिए और उसको आप चेक करते हैं, ठीक है, हेड एक उस पर चेक करेंगे, इस कपालभाति के कारण कुछ ना कुछ इंपैक्ट होना चाहिए और इसको आप मेजर करते हैं, मेजर, ठीक है, मेजर करते हैं, मापते हैं। जितने भी आप प्रोसीजर आदि यूज करते हो उनको सिस्टमेटिक आप लिखते हो, सिस्टमेटिक पहले क्या करेंगे बाद में क्या करेंगे, जैसे एक एक बात रिसर्च में जो आप रिसर्च करेंगे, थीसिस आप बनाएंगे पीएचडी में, तो उसमें आपको एक एक चीज लिखनी होती है। क्या, सपोज करो सबसे पहले कपालभाति और आपने हेडेक लिया, तो कपालभाति को इंट्रोड्यूस करोगे क्या है, हेडेक को डिफाइन करोगे क्या है, ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद में सपोज करो किसी को मेथोडोलॉजी बनानी है, मेथोडोलॉजी कि आप ये हेडेक वाले पेशेंट लाओगे कहां से, कि जी मैं फलां फलां जगह से साउथ इंडिया में जाऊंगा और वहां से जो है वहां पर कहते पेन ज्यादा होता है हेडेक में, उन लोगों को मैं चूज करूंगा और इसमें मेनली मेरी फीमेल्स होंगी। फीमेल्स को क्यों चूज कर रहे हैं, क्योंकि फीमेल्स में ज्यादा पेन होता है वगैरह वगैरह, उनके हार्मोन्स इन्फ्लुएंस होते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कहेंगे। और मैं फीमेल्स को कैसे चूज करूंगा, जी मेरा चूज करने का तरीका होगा फीमेल्स को कि मैं जो है उनको जितने भी फीमेल्स होगी, लॉटरी मेथड हो सकता है कि उन 50 मेरे पास 100 महिलाओं ले लूंगा मैं एक कॉलेज में जाकर के, नाम ले लिए, उनमें से जो है 100 को मुझे 2 ग्रुप में बांटना है, तो किन किन को बांटोगे,
ठीक है, अच्छे दिखने वालों को बांटोगे या बुरे दिखने वालों को? नहीं, सबका नाम एक एक लॉटरी बॉक्स में डालेंगे, उनमें से सबके नाम की पर्ची उठाएंगे, जिनकी पहले पर्ची आएगी 50, उनको हम जो है ए ग्रुप में रख लेंगे या दूसरे को बी में रख लेंगे, या 1 बाय 1 बांट लेंगे। मतलब तरीका, एक एक चीज आपको सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन करनी पड़ती है, यही है सिस्टमेटिक। आप ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते। इवन कि आप जो डाटा लेंगे ना, संख्या डाटा, कितना आपने इतना डाटा क्यों लिया, उसको भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, वो भी आपको बताना पड़ेगा। एक एक चीज आपको बतानी होती है हर चीज रिसर्च में, ठीक है, ये ध्यान रखें। इसमें अगर आप बात करें पॉइंट पर आए, ठीक है, नेक्स्ट, तो सिस्टमेटिक का मतलब क्या हो गया कि प्रोसीजर जो भी आप टेस्ट कर रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आर सुटेबल टू यूज इन रिसर्च। रिसर्च में सुटेबल होना चाहिए हर एक मेथड। देयरफॉर ईच रिसर्च शुड फॉलो ए डेफिनेट प्रोसीजर। इसलिए हर एक रिसर्च में ये सेम प्रोसीजर आपको मिलेगी। जब आप देखो देव चौहान साहब, आप अभी जेआरएफ करने वाले हैं, हो गया आपका जेआरएफ लगभग, ठीक है, पॉइंट नोट करो। जब आप रिसर्च करने जाओगे तो आपको एक क्या बनाना होता है, सिनोप्सिस। सुना है वर्ड क्या है इसको, सिनोप्सिस को? गीता मिश्रा मैम, सिनोप्सिस सुना है? उसमें आपको कुछ चीजें पर्टिकुलर पूछी जाएंगी, इंटरव्यू होगा। सिनोप्सिस आपने बना लिया, ठीक है, आपसे इंटरव्यू होगा, रिसर्च पीएचडी में एडमिशन लेंगे, इंटरव्यू होगा, उसमें आपसे पूछेंगे कि आपकी मेथोडोलॉजी क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है, क्या है, डाटा कितना लेंगे आप, कहां से लेंगे, ये चीजें पूछेंगे। और वो सेम चीजें आपको सेम फॉर्मेट में आपको अरेंज करनी होगी पहले से। एक एक तरह से सिनॉप्सिस ये समझ लो, थीसिस का छोटा सा रूप, कि मुझे इस टॉपिक पर काम करना है और ये मेरा करने का तरीका होगा। वो सब अपनी क्रियाविधि पहले बताती है कि मुझे 5 साल में लगभग क्या क्या करना है। एक्चुअल में क्या होगा वो अलग बात है, आपकी इमेजिनेशन आपको पता होनी चाहिए, वही आपका सिनॉप्सिस, ठीक है। तो वो सिस्टमेटिक एक एक शब्द उसमें लिखा होता है, ठीक है। तो रिसर्च, तो कहते हैं रिसर्चर जो है डेफिनेट एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना चाहिए सिस्टम से, ठीक है, अनसिस्टमेटिक नहीं, कुछ भी कहीं भी कभी भी नहीं, तरीके से किया जाता है हर चीज। कंट्रोल्ड फैक्टर, ये जैसे अभी हमने बात की एक चीज कि मुझे आपका चेक करना है एक, कि जो फसल है, ठीक है, फसल, गेहूं की फसल, ठीक है, गेहूं की फसल है। अब है ना, मुझे एक बात बताना, अभी मुझे एक चीज और समझाओ, सागर नवरंग जी मुझे समझाना आप, गेहूं की फसल पर वर्षा का क्या इंपैक्ट है, वर्षा, ठीक है, वर्षा का क्या इंपैक्ट है, क्या बरसात होने से गेहूं की फसल अच्छी होती है या बुरी, ये मेरा एक टॉपिक है। अब मुझे इसमें आईवी और डीवी बताओ, अंजलि शर्मा जी, मुझे आईवी और डीवी बताओ, वर्षा और गेहूं की फसल, उनमें क्या रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन बताना है अपने को, ठीक है, कोरिलेशन, ठीक है, इसलिए तो बोला देव चौहान साहब आपका जेआरएफ होगा अब, ठीक है, ओके, है ना। गेहूं की फसल में चेंजेस आएगा वर्षा के कारण, वर्षा में गेहूं के कारण जो चेंज है, गेहूं की फसल अच्छी हो या बुरी हो, क्या उस दिन बरसात हो जाती है क्या? डॉक्टर मधुकर भारती साहब, मेरे खेत में इस बार 10 क्विंटल नहीं 20 क्विंटल गेहूं हो गई, तो क्या बरसात हो गई या बरसात बंद हो गई? कोई फर्क ही नहीं पड़ता इससे। बट बरसात ज्यादा हो गई, उससे गेहूं अच्छी होगी या बुरी होगी, उससे जरूर पड़ता है। तो मतलब डिपेंड करता है गेहूं बरसात पर, ठीक है, आई भी मेरा बरसात है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक, ओके। अब किसी ने कहा, जिनको बहुत ही कम नॉलेज थी, उन्होंने कहा कि बरसात जैसी होगी गेहूं खराब हो जाएगी, सही है। जिनको बहुत ही ज्यादा नॉलेज थी, उन्होंने कहा कि बरसात कम होगी तो गेहूं खराब हो जाएगी। जिनको ठीक ठाक नॉलेज थी, उन्होंने कहा कि सर ठीक ठाक बरसात होनी जरूरी है, जमीन गिल्ली रहनी चाहिए, थोड़ी सी नमी होनी चाहिए, तो कहते गेहूं की फसल अच्छी होगी, ठीक है। अलग अलग मान्यताएं अलग अलग है सभी की। एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट ने हमारे शो किया कि एक लिमिट में, कहते इतनी बरसात जो है होनी चाहिए, एक लिमिट में कुछ भी बरसात होनी चाहिए, वो तो है ठीक। उससे ऊपर हुई तो पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा, जल जाएगा पौधा ही, प्लांट ही। उससे नीचे हुई तो पौधा फिर ग्रो नहीं कर पाएगा, बोले तो फसल अच्छी नहीं हो पाएगी, दोनों ही केसेस में ये हो गया। तो अब मैं ये कहता हूं, क्या केवल नेक्स्ट रिसर्च आती, क्या बरसात मात्र मुख्य कारण है गेहूं की फसल खराब होने का, गेहूं का खराब होने का बरसात? तो हम चेक कर रहे हैं, तो हमने जो है बरसात तो ठीक ठाक हुई अच्छे से, फिर भी गेहूं की फसल अच्छी नहीं हो रही, तो इसका मतलब कुछ अदर फैक्टर है। कौन? किसान। किसान हो सकता है आलसी ज्यादा हो, या हो सकता है उसने फसल ही ना बोई हो, खेत की भूमि, मिट्टी कैसी है, ठीक है, यह भी होता है। बीज आपने डाला है वो कैसा है, आसपास के आवारा पशु, वो भी हो सकते हैं कि बरसात बहुत ओके हुई, जितनी होनी चाहिए थी उतनी ही हुई, सागर नवरंग जी, ठीक है। हमने पहले रिसर्च में पाया कि बरसात मान लो 5 mm होती है, इतनी आवश्यक है गेहूं की फसल के लिए, वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया।
किसानों ने सोचा 5 mm बारिश हुई है, चलो बो दो, है ना, फसल गेहूं अच्छी होगी, रिसर्च कर रखी है। अब 5 mm बारिश भी होगी बट गेहूं की फसल तो अब भी अच्छी नहीं हुई, तो किसान कहेंगे रिसर्च खराब है, तो रिसर्च थोड़ी खराब होगी। बोले तो जो अदर फैक्टर है कंट्रोल्ड फैक्टर, इनको कंट्रोल किया या नहीं किया। कंट्रोल फैक्टर मतलब किसान कैसा चाहिए, मेहनती चाहिए, भूमि इस कदर की चाहिए, इस क्वालिटी की, बीज इस क्वालिटी की चाहिए, आवारा पशुओं को कंट्रोल करना है, इसके अलावा कुछ अदर वेरिएबल है उनको कंट्रोल कीजिए। मतलब कंट्रोल का मतलब क्या है, हाँ डिजीज हो गया गीता मिश्रा में, ठीक है, डिजीज हो गया, ठीक है, आपने खाद आदि ज्यादा डाल दिया कम डाल दी वो चीज होगी, ठीक है, जिनको आप क्या बोलते हैं, जैसे खरपतवार होते हैं वो नाशक हो गया, उनको आपने कंट्रोल करने का मतलब है कि आप उनको या तो देवें या ना देवें या उनको एक निश्चित मात्रा में रोके। कंट्रोल का मतलब ये होता है, कंट्रोल का मतलब नियंत्रण है, अपने अनुसार रोकना। अपने रिसर्चर अपने कंट्रोल में करता है, किसान यही वाला कैटेगरी का किसान चाहिए अपने को, जो मेहनत करता है, भूमि अपने को ऐसी XYZ नाम की ही भूमि चाहिए, ठीक है, बीज अपने को XYZ नाम का चाहिए, ये सब अपने नियंत्रण है। फिर जो 5 mm बारिश होगी तब कहते फसल अच्छी होगी, नहीं तो 5 mm हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिनको हमने नियंत्रण में रखा वो क्या है, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल्ड वेरिएबल, कि ये मेरी रिसर्च को खराब कर सकते हैं अगर इनको मैंने नियंत्रण में न किया तो। सेम एक एग्जांपल देता हूं योग का, कपालभाति, हम पढ़ते हैं कपालभाति, एक 200 kg का व्यक्ति है, ठीक है, उसको हमें मोटापा है, वो मोटा व्यक्ति है, ठीक है, फैट, उसको योग करवाना है। डेफिनेटली योग से मोटापा कम होता है, इस केस में तो कम ही होगा, 200 kg का है तो कम ही होगा, गीता विश्राम में कॉमन सेंस है ये तो, है ना, ओके, तो कम होता है। कपालभाति करवाया, रिसर्च कर रखी है, मैंने इस रिसर्च को जो है रिलायबिलिटी चेक करनी है, तो मैंने क्या किया, आज फिर से रिसर्च की कपालभाति 200 kg वाले पर। मैं देख रहा हूं कि कपालभाति करवाना उसका वेट तो कम हो ही नहीं रहा, बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ अदर फैक्टर है वो मैंने नियंत्रण नहीं किया। क्या, उसका दूध, खान पान, ठीक है, उसका पूरे डे टाइम का जो 23 घंटे का जो वर्कआउट है वो, ठीक है, वो सारी चीजें मुझे कंट्रोल करनी पड़ेगी, तब मैं उस व्यक्ति का देखूंगा कि कपालभाति मोटापा कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उनको मैंने कंट्रोल नहीं किया तो हो सकता है कपालभाति करवाऊंगा और वेट 200 प्लस मिल जाए, ठीक है, घी दूध अगर वो ज्यादा खाने लग गया तो ना, फूड वगैरह। तो ये क्या है, कंट्रोल, जिनको मुझे रिसर्च में कंट्रोल करना जरूरी है, किसी एक चीज का आईवी का डीवी पर इंपैक्ट प्योर देखने के लिए आपको अदर वेरिएबल्स को कंट्रोल करना पड़ता है। शब्द क्लियर हुआ सागर नवरंग जी, आईवी का इंपैक्ट डीवी पर देखने के लिए तरीके से, ठीक है, आपको अदर फैक्टर्स को कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो आप पता नहीं लगा सकते कि मेरे कपालभाति के कारण मोटापा कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, या किसी अदर चीज के कारण। अदर्स को कंट्रोल करेंगे तभी आपकी क्लियरिटी होगी कि मेरी रिसर्च सही है या गलत है, ठीक। कंट्रोल फैक्टर इन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, देयर इज ऑलवेज मोर देन वन फैक्टर दैट अफेक्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट। कि मोटापा जो है उसको कम करना है कपालभाति से, सपोज करो, क्या कपालभाति से ही मोटापा कम होता है? पता लगा आपने कपालभाति करवाया, 2 मिनट करवाया, ठीक है, डेली करवाया, और व्यक्तियों ने फास्टिंग शुरू कर दी, दौड़ना शुरू कर दिया, एक्सरसाइज शुरू करनी वगैरह वगैरह, आपने कह दिया कि सर देखो 2 मिनट कपालभाति से मोटापा इतना ज्यादा कम हो जाता है। अब कोई व्यक्ति नया रिसर्चर आएगा, वो करवा के देखेगा 2 मिनट, उससे तो नहीं हो रहा। इसका मतलब आपने ये दौड़ना, फास्टिंग आदि कंट्रोल नहीं किया था, इसलिए इनसे रिजल्ट आया, आपकी कपालभाति से रिजल्ट नहीं आया, तो क्लियरिटी नहीं होगी। बहुत सारे फैक्टर होते हैं कहते हैं जो रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं। सिमिलरली कहते हैं रिसर्च करते समय वेरियस फैक्टर्स में अफेक्ट द आउटकम, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी रिसर्च के आउटकम को इंपैक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। सम आर टेकन एज कंट्रोल्ड फैक्टर, इनमें से कहते हैं कंट्रोल करना चाहिए आपको, अगर आप चाहते हैं कि रिसर्च आपके तरीके से हो, सिस्टमेटिक हो, जो जिस वे में आप चाहते हैं वैसे हो, तो अदर जो इफेक्ट करते हैं आपकी रिसर्च को उनको कंट्रोल कीजिए, नियंत्रण में लीजिए। whereas other are tested for the possible outcome, और कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनको हम टेस्ट करते हैं जानबूझ करके कि इनका इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा, उनको हम जो है एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल बोल देते हैं, ठीक है। शब्द समझ में आ गई, आईवी डीवी चेक करने के लिए अदर्स को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि उनका इंपैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है हमें पता लग जाए, ठीक। ओके, साइक्लिकल, साइक्लिकल, साइक्लिकल का मतलब जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड हो गया, और जेड के बाद में फिर से ए, ऐसे ही घूमती है एबीसी। एक चक्कर में घूमना कि आपने आज रिसर्च कर दी, तो अगर मैं रिसर्च फिर से करूंगा तो वो सेम रिजल्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गड़बड़ हो गई, ठीक है, ऐसा ना हो, ये तो अपनी रिलायबिलिटी होगी। दूसरा, रिसर्च
की कैरेक्टरिस्टिक्स याद होगी डॉक्टर गोगावत सर। रिसर्च क्यों होती है? न्यू नॉलेज के लिए, या मेरे आंसर टू क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, टू क्वेश्चन, मंगल ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं है, करो रिसर्च, मिल जाएगा उत्तर। ऐसे ही रिसर्च आंसर या सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन, पर्यावरण बड़ी है ना समस्या है, क्या सॉल्यूशन करें पर्यावरण का, ठीक है, तो कहते ढूंढ लो, रिसर्च कर लो और मिल जाएगा, ऐसे ही कुछ। तो और इसमें एक फिर से एक नई प्रॉब्लम आ जाती होती है, जैसे डॉक्टर गोगावत सर, एक समय था जब रिसर्च हुई तो कहते चलो बात करेंगे दूर से, कैसे? टेलीफोन, टेलीफोन आया तार वाला, टेलीफोन वाला आया, तार, बातें होने लगी। अब समस्या हुई कि अरे यार ये समस्या ये कि घर पर रह करके बात करनी पड़ती है, ठीक है, तो क्या करें? कहते जी फोन इजाद करते, बिना तार वाला वायरलेस फोन आया, एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाओ, दिक्कत नहीं है। फिर कहते इसमें भी समस्या कि ये भी घर पर ही रहता है, तो कहते मोबाइल ले आओ, कहते मोबाइल में भी समस्या, कहते कीपैड है, कहते कीपैड हटा दो, है ना, टच स्क्रीन ले आओ। इसमें भी समस्या, कहते क्या? कहते जो है इसमें सिम वगैरह डालती है, कहते सिम हटा दो, ई सिम ले आओ। ठीक, इसमें भी समस्या, कहते इसका वेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, कहते इसका वेट कम कर लो, इसकी शेप बहुत खराब है, शेप कम कर लो। हर बार जैसे जैसे हमें सॉल्यूशन मिलता गया, आगे आगे प्रॉब्लम आती गई। आज हमारे पास बेस्ट फोन है, स्मार्टफोन है, क्या इसमें कोई समस्या नहीं है क्या डॉक्टर गोगावत सर? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? गारंटेड प्रॉब्लम है सर, ठीक है, ये हीट अप होता है, इसको चार्ज करना पड़ता है, प्रॉब्लम है, तो कहते हैं चार्जिंग की हम समस्या हटा देंगे, है ना, ऐसा कुछ लाएंगे कि आपकी जैकेट में हम सोलर सिस्टम लगा देंगे, उसी से फोन चार्ज होगा, ऐसा सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं रिसर्चर, ठीक है। बार बार कहते चार्जिंग प्लग से नहीं लगाना पड़ेगा, आपको डाटा खरीदना नहीं पड़ेगा, वगैरह वगैरह ऐसी चीजें चल रही है। हर बार जैसी रिसर्च की, हमें आंसर मिला, हमें सॉल्यूशन मिला, वायरलेस फोन आ गया, मोबाइल मिल गया, 2G आया, तो हमारी प्रॉब्लम हो गई, कहते सर इसमें जो है अच्छी क्वालिटी नहीं है, 3G ले आए, 3G में फिर प्रॉब्लम होगी, कहते 4G ले आओ, 4G के बाद 5G आया, आ गया, इसमें भी कहते कुछ चीजें चल नहीं रही है, कहते आओ 6G लेकर के आएंगे। हर बार जैसे जैसे हमने सॉल्यूशन ढूंढा, वैसे वैसे हमें नई प्रॉब्लम भी मिलती गई, हर बार मिली या नहीं मिली सागर नवरंग जी? यही क्या है कि रिसर्च जो है साइक्लिकल होती है, कि कभी खत्म नहीं होती। ऐसे नहीं कह सकते कि आपने आज एक प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया और बस बल्ले बल्ले हो गई, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। नहीं, जो सॉल्यूशन है वो अपने आप में एक नई चीज के लिए प्रॉब्लम है, फिर से एक प्रॉब्लम है एक, ठीक है, फिर एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल कैरी बैग नहीं थे किसी समय, अब सब्जियां बांट दे रहे हैं सब्जी रेडी वाले, ठीक है, कैसे देंगे? तो कहते चलो हम पॉलिथीन यूज करते हैं, सॉल्यूशन मिल गया एक प्रॉब्लम का कि सब्जी डालने के लिए पॉलीथीन, अब पॉलीथीन ज्यादा हो गई, अब सॉल्यूशन कहते हैं इनको जमीन में दबा दो, ठीक है, ठीक है, जमीन सुंदर दिखने लग गई, ऊपर से पॉल्यूशन खत्म हो गया। अब कहते हैं भूमि जो है वो खराब हो गई, भूमि खराब हो गई, है ना, डिग्रेड हो गई, फिर प्रॉब्लम हो गई। तो रिसर्च एक प्रॉब्लम से शुरू होती है, सॉल्यूशन निकालती है, फिर उस सॉल्यूशन को एज ए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, फिर सॉल्यूशन होता है, फिर प्रॉब्लम, फिर सॉल्यूशन, फिर प्रॉब्लम। क्या हो गया सागर नवरंग जी? प्रॉब्लम सॉल्यूशन साइक्लिकल घूम रही है वहीं पर रिसर्च, यही है रिपीटेटिव प्रोसीजर। Research starts with a specific problem, finds a solution for the problem and paves the way to arise a new problem, और फिर एक नई प्रॉब्लम की तरफ चली जाती होती है, ठीक है। आशा करता हूं चीजें समझ गए होंगे आप। साइक्लिकल का मतलब लॉजिकल, रिसर्च कहते हैं ऐसे ही कुछ नहीं होता, इमेजिनेशन कुछ नहीं होता कि आपने अपने आधार पर मान लिया, कुछ भी नहीं, सिस्टमेटिक है। द स्टेटमेंट ग्रेट रिसर्च इज कोहेरेंट, सुसंगत होती है, उसके आंसर दिए जाते हैं, मान्यताओं के आधार पर नहीं होती है, धार्मिक भावनाओं के आधार पर नहीं होती, कोहेरेंट सुसंगत, ठीक है, मिलती है। इनफर्स दैट एग्जामिनेशन इज गाइडेड बाय द स्टैंडर्ड ऑफ सेंसिबल थिंकिंग, सेंसिबल थिंकिंग होती है, अनसेंसिबल नहीं होती है कि जी मेरे जो है ना गुरुजी ने कहा है बस होगा तो होगा, ऐसा नहीं है, सेंसिबल होती है रिसर्च, ठीक है। एनलिस्टमेंट एंड कंक्लूजंस आर इनक्रेडिबल इंसेंटिव इन रिसर्च, इसमें कहते आपका एनलिस्टमेंट माने जो भी आप वेरिएबल्स लेते हैं और कंक्लूजन मेन इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च में। रेप्लीकेबल का मतलब क्या है? रेप्लीकेबल, रेप्लीकेबल शब्द आता है रिपीट करने से, रिपीट करना। एक व्यक्ति ने रिसर्च की कि कपालभाति से व्यक्ति अमीर होता है, रिच होता है, कपालभाति करने से, योगाभ्यास करने से अमीर होता है ना, कपालभाति नहीं योगाभ्यास, ठीक है, ओंकार जप से कहते अमीर होता है, ठीक है। एक उपनिषद है ज्ञान बिंदु उपनिषद, उसमें कहते हैं कि जो ओंकार की उपासना करते हैं
कहते उनके पास धन धान्य हो जाता है, पूरा धन धान्य, मनी खूब हो जाती है, धन धान्य, देव चौहान साहब, ठीक है, धन धान्य हो जाता है, उसके दुश्मन नहीं रहते हैं, उसका हर जगह पर वैभव होता है वगैरह ऐसा, ठीक है। अंजलि मैम, बात सत्य है, कोई संशय की बात नहीं है, परंतु हम रिसर्च में यूज कर रहा हूं मैं इसका, ठीक है। अब ये बात तो कह दी उपनिषद में, और सभी उपनिषद बोलते हैं, एक उपनिषद नहीं, अलग अलग तरीका होता है उनका बोलने का, सभी कहते हैं। तो ये सत्य है या झूठ है? चलो कल एक्सपेरिमेंट करते हैं, कहते हैं हमने की उपासना, ठीक है, धन आया या नहीं आया, दुश्मन हमारे खत्म हुए या नहीं हुए, हम सही से स्टेबल करें या नहीं करें, उसको चेक करने के लिए, ठीक है, ओके। तो ये रिसर्च किसी ने की होगी तभी बताया होगा धन आता है, किसी ने, कोई भी व्यक्ति कभी सदियों पहले रहा होगा तभी उन्होंने कहा है, ऐसे तो नहीं कर सकते, ठीक है। ए व्यक्ति ने ये बात कह दी, ठीक है। अब इसका रिलायबल होने के लिए क्या आवश्यकता है, इसकी रिलायबल होने के लिए आप क्या करेंगे, आप आज फिर से रिसर्च करेंगे, इसकी फिर से रिसर्च करेंगे, ओंकार से क्या धन की प्राप्ति होती है या नहीं होती है चेक करेंगे। तो आपने क्या किया, उस रिसर्च की रिलायबिलिटी चेक की, सच में विश्वास योग्य है नहीं है, कैसे किया, आपने उस रिसर्च को एक बार हो रखा है, दूसरी बार किया, क्या किया, रिपीट किया, रिपीट करना इज रेप्लीकेबल, रेप्लीकेबल, रेप्लीकेबिलिटी से ही आपका प्रूव होता है कि वो रिसर्च रिलायबल है या नहीं है, विश्वसनीयता है या नहीं है। रिपीट करना, रिसर्च को रिपीट करने से ही एक बात थी उसको हुई, ठीक है, वो हुई, और होने के बाद में आप चेक करते हैं, जैसे एक गीता मिश्रा मैम, एक अफवाह फैली बीच में अभी, रंजना शर्मा जी, ठीक है, डॉक्टर गोगावत सर कहते दूध जो है, दूध है ना, कहते उबल जाता है हमेशा, प्रॉब्लम है सर, बाहर निकल जाता है चोरी छुपे, कहते तो कहते क्या करो, कहते बेलन रख दो दूध के ऊपर जो है ना, ठीक है, जो बेलन है वो रख दो, कहते इससे दूध कभी उबलता नहीं, बाहर नहीं निकलता। ऐसी अफवाह सुनी है क्या आपने, अंजलि शर्मा जी, किसी ने सुनी है ये अफवाह, ठीक है, अभी थोड़ी दिन पहले फैली थी, ठीक है, कहते दूध के ऊपर जो है बेलन रख दो, ठीक है, तो कहते दूध उबलता नहीं है। गीता मिश्रा मैम, ये सही है या झूठ है, आपने चेक किया क्या, ठीक है, एक व्यक्ति ने रिसर्च की, सपोज करो बेलन, ठीक है, से दूध का उबाल आना, ठीक है, होता है नहीं होता। अब ये एक व्यक्ति ने कर दी, अब ये रिलायबल है या नहीं है, आप विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे इस पर, अंजलि मैम, ठीक है, तो कैसे करेंगे, आप जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे रिलायबल के लिए, वही क्या रिपीट कर रहे हैं आप इस रिसर्च को रिपीट करेंगे, घर पर बेलन रख के रखते हैं, तुरंत रील्स देखिए आपने, यूट्यूब पर देखा, कहीं भी देखा, देखते ही तुरंत जो है आप रिसर्च करने लग गए, दूध रखा और बेलन रखा, हमारा दूध तो उबल गया, आपने रिसर्च तो रिपीट कर ली, रेप्लीकेबल रिपीट करी, बट क्या रिसर्च में सेम रिजल्ट आया, नहीं, मतलब ना तो रिसर्च रिलायबल है ना ही रेप्लीकेबल है, रिसर्च बार दोबारा कर भी नहीं सकते, आप कर भी नहीं सकते, मतलब ठीक है, इस पर विश्वास नहीं कर सकते, रेप्लीकेबल भी नहीं है कि सेम रिजल्ट नहीं देगी। बाय चांस हो सकता है एक दिन ऐसा था बेलन रखा और दूध नहीं उबला, बाय चांस, बाय डिफॉल्ट हो सकता है, एक चांस मिलता है, बट हर बार ऐसा होगा, नॉट कंपलसरी, रेप्लीकेबल नहीं है, रिलायबल भी नहीं है, ठीक है, ओके, चेक करते हैं फिर। रेप्लीकेबिलिटी means obtaining consistent result across studies aimed at answering the same scientific question using new data or other new computational methods। देखो लाइन बड़ी टिपिकल होती है, तो मैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए पहले थोड़ा इजी वर्ड यूज कर लेता हूं। इसका लाइन का कहना है कि आप रिसर्च करते हो, कोई साइंटिफिक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, उसका कोई रिजल्ट आया, तो वो रिजल्ट नए डाटा आप लोगे ना, तो उस पर भी सेम आना चाहिए, ठीक है, अलग अलग ना आए, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए उसमें, सेम का मतलब डिक्टो वर्ड नहीं है, कंसिस्टेंस मतलब उसी अनुपात में रहे, उसी वे में रहे। अगर कोई चीज बढ़ रही है, हर दिन 5-5 इंच बढ़ रही है, तो आप रिसर्च करोगे तो वो 5-5 इंच ही बढ़नी चाहिए हर बार, ठीक है, ओके। आदमी डॉक्टर गोगावत सर, अनुभव अनुभव बोल रहा है ना, ओके। आगे आते हैं, रिलायबिलिटी इज अबाउट वेदर द सेम रिजल्ट वुड बी फाउंड, ठीक है, ओके, सेम रिजल्ट कहते मिलेगा, रिलायबिलिटी कहती है कि सेम रिजल्ट मिलेगा, रिलायबिलिटी ये कहती है इन द एक्सपेरिमेंट वाज रिपीटेड, अगर एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जाए, जो रिपीट होने की प्रकृति है उसको बोलते हैं रेप्लीकेबिलिटी, और जो सेम रिजल्ट आना है वो है रिलायबिलिटी, ठीक है, विश्वास तभी होता है, ठीक है। एन एक्सपेरिमेंट मस्ट बी रेप्लीकेबल इफ इट इज टू बी रिलायबल, अगर आप विश्वास करना चाहते हो कि बेलन से दूध उबलता है नहीं उबलता, तो आपका जो रिसर्च है रिपीट होनी चाहिए बार बार और सेम रिजल्ट देनी चाहिए, कंसिस्टेंसी,
वो है रेप्लीकेबल। रेप्लीकेबल और रिलायबिलिटी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित है, ठीक है। रिलायबिलिटी, कोई चीज को रिलायबल होने के लिए आपको रेप्लीकेबिलिटी की आवश्यकता है कि बार बार किया जा सके उसको, है ना, किया जा सके, वही है कहते हैं रिलायबिलिटी। कपालभाति से मोटापा कम होता है, तो ये रिलायबल है क्या? रिलायबल है, तो दोबारा रिसर्च करके देखो सेम रिजल्ट आना चाहिए। सेम आ रहा है तो रेप्लीकेबल हुआ, रिसर्च रिपीट की तो रेप्लीकेबल, और रेप्लीकेबल हुई वैसे ही सेम रिजल्ट में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रिसर्च तो बार बार कर सकते हैं, बेलन से दूध पर रख सकते हैं बार बार, बट रिजल्ट सेम नहीं आता, तो उसको रेप्लीकेबल नहीं बोलेंगे हम। रेप्लीकेबल तभी है जब वो सेम रिजल्ट दे, कंसिस्टेंस। सेम का मतलब है कंसिस्टेंस, सेम मतलब डिट्टो वैसा नहीं कि उसी अनुपात में जैसे पहले कभी दिया था उसी रेशो में, उसी अनुपात में, उसी तरीके से रिजल्ट आए अपना, ठीक है। ये है रेप्लीकेबल। शब्द समझ गए? ओके, सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। देव चौहान साहब, आप कक्षा में पहली बार आए काफी दिनों के बाद में, ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। ये रहा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, प्लीज प्रश्न कीजिएगा। A teacher intend to conduct remedial classes for some students, ठीक है। भूल गए क्या डॉक्टर गोगावट सर? उत्तर दीजिए। रंजना शर्मा जी आंसर दीजिए सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले करता है, कहता है रिसर्च करता है, किस लिए कर रहा है? कि बच्चे जो है आंसर नहीं दे रहे मेरी बात का, गोगावट सर ढंग से उत्तर नहीं दे रहे, कहते कुछ है ना, ठीक है। तो कहते क्या करें? तो वो एक इवेल्यूशन करता है ताकि बच्चों में कुछ सुधार लिया जा सके, सुधार लाया जा सके, रेमेडियल क्लासेस, ठीक है। इसलिए वो इवेल्यूशन करता है। कौन सा होगा? सबमिटिव, सबमिटिव तो एंड में होता है, ये तो सुधार के लिए तो नहीं होगा। बीच में कौन सा होता है? या तो प्लेसमेंट होता है, एक प्लेसमेंट, वो सबसे पहले होता है, ठीक है। कंपिटेंसी बेस्ड इवेल्यूशन, ये तो एक तरह से कंपिटेंसी, कंपीट करने वाला, ये कौन सा होगा? कंपिटेंसी वाला। मुझे कंपीट करना है, 50 बच्चे हैं, 50 में से 2 ही आगे जा सकते हैं, कंपीट करना है, तो ये नॉर्म रेफरेंस होगा या क्राइटेरियन होगा? कंपिटेंसी वाला अगर बात करें तो हम, कविता कुमावत में, मुझे एक्स्ट्रा प्रश्नों के उत्तर चाहिए आपसे। नॉर्म रेफरेंस हो, कंपटीशन एग्जाम हमेशा नॉर्म रेफरेंस होते हैं, ध्यान रखना। एन से नॉर्म, एन से नेट, याद रखना। नेट जेआरएफ का एग्जाम कंपटीशन वाला है, हजारों बच्चे एग्जाम देते हैं, उनमें से कुछ ही सिलेक्ट होंगे, सभी कभी भी सिलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। क्राइटेरियन में सभी भी सिलेक्ट हो सकते हैं, सभी फेल भी हो सकते हैं। क्राइटेरियन ये है, क्लास जैसे एक क्लास में 33% क्राइटेरिया रखता, सब फेल भी होने के चांसेस हैं, सबके पास होने के भी चांसेस है पूरे। असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब आपका जो कैरेक्टर वगैरह आपने बना रखा है उसके आधार पर असेस करना। तो बचा क्या? डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक होता है जो डायग्नोज करने के लिए प्रॉब्लम कहां पर है, ठीक है, उसके लिए इवैल्यूएशन करना कि हम कैसे सुधार कर सकते हैं। प्लेसमेंट होता है सबसे पहले क्लास पढ़ने से पहले, फिर होता है फॉर्मेटिव, ठीक है, आपको चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, यूनिट टेस्ट टाइप में। और डायग्नोस्टिक में कि आपकी इशू कहां आ रहा है, क्यों नहीं समझ रहे पा रहे आप, है ना, आप में क्या चेंज करने की आवश्यकता है, तो सुधार करने के लिए इवैल्यूएशन जो करेगा वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है। आशा करता हूं शब्द समझ गए होंगे, पहले का ही समझा हुआ है, टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रश्न है। आगे बात करें, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। जो भी रिसर्च होती है वो एम्पिरिकल होती है हमेशा, रिसर्च थ्योरेटिकल भी होती है और एक्सपेरिमेंट भी होते हैं उसमें, ठीक है, तीनों चीजें होती है हमेशा रिसर्च में, साइंटिफिक में। ये डी अपनी खासियत होगी इस प्रश्न की, सिंपल प्रश्न है इसका, तो कोई चर्चा करने की योग्य प्रश्न नहीं है। अब ये प्रश्न देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च से, रिसर्च क्या आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कौन सी खासियत नहीं है, ठीक है, ये पूछा है। ये प्रश्न ट्रिकी है रितु कसारी मैम, ट्रिकी है, सिंपल उत्तर मत दीजिएगा आप, है ना। ओके, रिसर्च इज सिस्टमेटिक, रिसर्च सिस्टमेटिक होती है क्या? बिल्कुल सही बात है, ये कोई गलत नहीं है। रिसर्च इज नॉट पैसिव, रिसर्च पैसिव नहीं है, रिसर्च एक्टिव होती है, बिल्कुल। रिसर्च जब करते हैं तो ऐसे निठल्ले नहीं बैठ जाते हैं आप, रिसर्च में एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट, डू, डू, डू मीन्स करना, करना मीन्स एक्शन, ठीक है, एक्टिव प्रोसेस है, तो ये गलत बात है, ठीक है। यानी रिसर्च इज नॉट पैसिव का मतलब क्या हो गया? रिसर्च इज एक्टिव, ये सेंस है, मतलब ये बात सही लिखी हुई है, समझ गए, पैसिव नहीं होनी चाहिए, एक्टिव, ठीक है।
रिसर्च इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड, रिसर्च हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम को लेती है, उसका सॉल्यूशन करती है, फिर प्रॉब्लम बन जाती है, प्रॉब्लम को बात करती है। ये इसका मतलब साइक्लिक साइक्लिक होती है रिसर्च। रिसर्च इज नॉट ए प्रोसेस, प्रोसेस तो होती है सर, इसमें पूरी सिस्टमेटिक तरीके से हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, शुरू से लेकर एंड तक, इंट्रोडक्शन से लेकर लिटरेचर रिव्यू करते हुए, मेथोडोलॉजी लेते हुए कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये जो बी है वो बात गलत है, बाकी सब सही है, हमें कहीं दिक्कत नहीं है। ओके, तो बी आंसर आपका राइट हो जाएगा इस प्रश्न का, बी। अनुसंधान एक प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया है वो सर। ठीक है, शब्द समझ में आ गया नीलम देशवाल जी? नीलम देशवाल मैम, प्रश्न को देखना है, आपको समझना है आंसर रियल में कैसे निकलता है इसका। ठीक है डॉक्टर नीलम देशवाल मैम, ओके। आगे एक प्रश्न और पूछते हैं, सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल, देखिएगा क्या उत्तर हो सकते हैं, जितना आपने पढ़ा है उन्हीं में से प्रश्न है। और जिन्होंने अभी तक इसको नहीं देखा, प्लीज रिसर्च को या तो पीपीटी से देखिएगा या अपनी बुक में जरूर पढ़िए, ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। और पेपर 1 कंप्लीटली ओनली एंड ओनली अंडरस्टैंडिंग का खेल है, फैक्चुअल बहुत कम है क्वेश्चन आते हैं फैक्ट से रिलेटेड, बट कम है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है ये। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कहते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो रिसर्च के लिए करेक्ट है? रिसर्च रेफर टू ए सीरीज ऑफ सिस्टमेटिक एक्टिविटीज अंडरटेकन टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक है सर, ए तो बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। बी, इट इज सिस्टमेटिक, लॉजिकल एंड अनबायस्ड प्रोसेस। अगर मात्र यहां पर मात्र, कभी कभी ना देखो सारा कुछ ठीक होते हुए एग्जामिनर केवल यहां पर बायस लिख देगा, बिल्कुल छोटा सा वर्ड, तो ध्यान से पढ़ना, इनको अनबायस है बिल्कुल। वेयर इन वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस होता है, मतलब कल्पना करते हैं उसको वेरीफाई करते हैं, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल कैन बी डन, बिल्कुल। इट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रिसर्च तो दिमाग से ही होती है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल बुद्धि से होती है, सत्य की खोज। इट लीड्स टू एनहेंसमेंट ऑफ नॉलेज, नॉलेज को इंक्रीज करते हैं आप, बिल्कुल। ए बी सी डी सब ऑल ट्रू है, ऑल ट्रू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखनी चीजें, ठीक है, ओके। बी हो जाएगा अपना उत्तर, डी, ए बी सी डी चारों उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा है फिर से, नोट, रिसर्च जो है साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक है, बिल्कुल है। न्यू फाइंडिंग, न्यू इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इट हेल्प्स टू फॉर्मुलेट न्यू थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल है। इट इज लिमिटेड टू एकेडमिक डोमेन, क्या केवल एकेडमिक्स तक की रहती है, मतलब कि क्या आप पीएचडी करते तभी तक रिसर्च होती है? रिसर्च एकेडमिक है, बिल्कुल है, ठीक है, डेफिनेटली है, ओके, बट लिमिटेड ओनली एकेडमिक तक नोट सर। मार्केट रिसर्च होती है, आपको शैम्पू साबुन आदि बेचे जाते हैं, कैसे बेचे जाते हैं? मार्केट रिसर्च, वो स्कूल कॉलेज में नहीं हो रही रिसर्च, वो बाहर हो रही है, कंपनीज करवा रही है उनको, ठीक है, कैसे भी उससे ओनली एंड ओनली टिल एकेडमिक सीमित नहीं है, ये बात गलत है। एकेडमिक है नो डाउट, बट ओनली एकेडमिक है, ये गलत है, ठीक है, ओके। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी, इसका प्रश्न जो पूछा गया नहीं के सेंस में, उस हिसाब से ये प्रश्न का उत्तर ठीक होगा। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, और आपको फिर से आज के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सभी का, आपने समय निकाला, थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, माइक ऑन है। सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू सो मच मैम, बस यही सुनना चाहता था मैं आप जी के मुख से, थैंक यू। सर इस क्वेश्चन में यदि थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो डी समझ में ही नहीं आएगा कि डी आंसर है कि कौन सा हाँ है। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 समझ गया है। तो इसलिए ना आप सारे ऑप्शन को हमेशा देखो और बेस्ट आंसर पहले ही निकाल लो कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। जैसे मैंने क्या किया, बेस्ट ये तो राइट है, ठीक है, अब गलत अपने आप दिख जाता है कि ये वाला गलत है फिर, ठीक है। जो प्रश्न जी सीधा सर। पूछता है एग्जामिनर, एक्चुअल में वैसा ही उत्तर नहीं देना है आपको, घुमा करके उत्तर पूछता है वो, ताकि आप चारों ऑप्शन पढ़े उसके।